हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू XMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 2 दिसंबर 2022। एंड लेट मी रिमाइंड यू माय डियर फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज रिमाइंड यू कि डाउनलोड द पीडीएफ, डाउनलोड द पीपीटी, राइट, सो दैट यू कैन रिवाइज इट। तो बढ़ते हैं आगे हमारे पहले न्यूज की तरफ, वो है डिजी यात्रा। See, this is one of the very important change that we would see in the upcoming days, right? And ये change क्या है? ये change है facial recognition technology, right? मतलब आज के दिन में अगर एयर ट्रैवल करना है तो हमको बहुत पहले से जाना होता है, आईडी कार्ड लेके जाना पड़ता है। आईडी कार्ड मल्टीपल चेक पॉइंट्स पे वेरिफिकेशन होता है, दो तीन जगह। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज गोइंग टू सेव द टाइम। अब ये कैसे सेव करेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन राइट नाउ द न्यूज इज दैट यूनियन सिविल मिनिस्टर जो है, सिविल एविएशन के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने लॉन्च कर दिया है डिजी यात्रा फ्रॉम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट फॉर 3 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलुरु। सो पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलुरु will you know एक्सपीरियंस ए कंप्लीटली न्यू प्रोसेस जहां पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। यू नो So this will be contactless, seamless processing of passenger at airports based on this. यहाँ पे एक सवाल आता है प्राइवेसी का। मतलब फेशियल रिकॉग्निशन, सिंपल सी बात है, अगर मेरे चेहरे को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा पहचान मिल रहा है तो इसका मतलब उनके पास पहले से पता है कि मेरा चेहरा कैसे दिखता है, राइट? दिस इज व्हाट द कंसर्न इज, एंड दैट इज वेयर प्राइवेसी थिंग्स इज कंसर्निंग, कि प्राइवेसी का क्या होगा। सो नाउ देर इज नो सेंट्रल स्टोरेज ऑफ पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया है कि पहले से कुछ स्टोर्ड नहीं है उनके पास। तो सवाल ये है कि ये वेरीफाई होता कैसे है फिर। सी, passenger ID and travel credentials are stored in a secure wallet in the passenger smartphone itself. आज के दिन में भी ये तो हमारे स्मार्टफोन में ही रहता है। The uploaded data will utilize blockchain technology and all the data will be purged from the server within 24 hours. तो इसका मतलब ये जब वेरिफिकेशन होगा तभी ये ब्लॉकचेन को यूज करते हुए करेगा। एंड जैसा कि आपने ब्लॉकचेन के बारे में जो जानते हो और नहीं जानते हो मैं आपको बता दूं, ब्लॉकचेन इज बेस्ड ऑन लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब जिससे कभी भी ये पता नहीं होता है कि जो डेटा स्टोर एक्चुअली में कहाँ पे है, राइट? एंड डेटा विल बी पर्ज्ड फ्रॉम सर्वर विद इन 24 आवर ऑफ यूज। ये तो इन्होंने बोल दिया, मतलब 24 घंटे में ये डेटा को पर्ज कर दिया जाएगा। मतलब जिसको हम बोलचाल की भाषा में आर्काइव बोलते हैं ना, लेकिन आर्काइव में रह जाता है, पर्ज मतलब ये सिस्टम से हटा दिया जाएगा। अब इसका जो फेस वन लॉन्च है, ये फेस वन 7 एयरपोर्ट्स पे लॉन्च होगा, बट राइट नाउ ये सिर्फ 3 एयरपोर्ट पे ही लॉन्च हुआ है। बाकी हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा पे मार्च 2023 तक चालू हो जाएगा। अब इसके पीछे का वजह समझो। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट और एटलांटा, अमेरिका का एटलांटा एयरपोर्ट, ये दोनों एयरपोर्ट में ये पहले से हैं। एंड एटलांटा एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, राइट? वहां पे देखा गया है, आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी वाज मेड, आई मीन आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी वाज इम्प्लीमेंटेड, 9 मिनट पर एयरक्राफ्ट उन्होंने सेव किया। ठीक है, 9 मिनट पर एयरक्राफ्ट मतलब एक एयरक्राफ्ट के लैंड होने से नेक्स्ट फ्लाइट के उड़ने के बीच का एक समय रहता है, राइट? इस समय को 9 मिनट से कम किया गया है थ्रू, जस्ट बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। सो 9 मिनट अगर सेव होता है तो मान के चलो 1,000 उड़ान एक दिन में बढ़ता है, तो 9,000 मिनट। ठीक है, 9,000 मिनट को आप 60 से डिवाइड करके देख लो कितने घंटे का सेविंग होता है। सो टाइम इज मनी फॉर एनी बिजनेस। तो टाइम सेव हुआ मतलब पैसा बच गया है। मतलब उनका फ्लाइंग टाइम बढ़ गया है, ऑब्वियस सी बात है, उनका फ्लाइंग टाइम बढ़ गया है तो वो ज्यादा पैसेंजर्स को इधर उधर कर सकते हैं, ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। सो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन फॉर कोविड। तो कोविड के लिए पहला इंटरनेशनल वैक्सीन जो है ये इंडिया ने डेवलप कर लिया है। इसको अप्रूवल मिल गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ये अप्रूवल मिला है। सवाल ये है कि इसको डेवलप किसने किया? तो इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसका जो उसके अंडर में एक पीएसयू आता है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंट, बायरैक।
ठीक है। और इसको एक्चुअली में बनाया है, मतलब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सपोर्ट किया है, बट एक्चुअल में बनाया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, जो कंपनी कोवैक्सीन को बनाई है वही कंपनी ये नेजल वैक्सीन को बनाई है। अगर हम अनदर हाईलाइट की बात करें, तो अनदर हाईलाइट में ये है, जो मिनिस्टर कंसर्न्ड है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया ना, 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसको उन्होंने एक एपेक्स ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, BRIC। राइट, तो ये नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज में, वो है इंडिया कमेंसेस इज G20 प्रेसिडेंसी। तो देखो, कल था 1 तारीख से इंडिया अब G20 का प्रेसिडेंसी संभाल रहा है फॉर द ईयर 2023। तो कुछ चीज आप जान लो कि प्रीवियस प्रेसिडेंसी टोटल 17 थे। राइट, इंडिया ने इंडोनेशिया से टुक ओवर किया है। थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये थीम आपको याद रखना है। अब तिरोका में कौन बैठा हुआ है? तीनों डेवलप नेशन बैठे हुए हैं, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। तिरोका का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लो। इंडिया द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया द प्रीवियस प्रेसिडेंट, ब्राजील द फ्यूचर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो तिरोका में कौन है? इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। समिट कब होगा? 2023 सितंबर के आसपास ये समिट इंडिया में होगा। बट बिफोर दैट कुछ 200 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स मीटिंग करने वाले हैं। अब तो G20 देश से बहुत सारे लोग है ना इंडिया में आना जाना करेंगे फॉर डिफरेंट मीटिंग्स। बिफोर एक्चुअली, मतलब ये मीटिंग्स इसलिए होता है क्योंकि समिट में कौन आते हैं? समिट में सब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। तो तब जो डिसीजन होता है ना, तब इमीडिएट नहीं होता, उसके पीछे बहुत नेगोशिएशन चलता है। तो वो नेगोशिएशन सब अभी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब G20 की बात करें तो ये 1999 में फॉर्म हुआ है, द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेट 1990। ठीक है, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, प्रेसिडेंसी हर साल इधर उधर जाते रहता है। मतलब आज इंडिया के पास है इस साल, तो अगले साल ये ब्राजील के पास जाएगा, उसके बाद किसी और के पास जाएगा। कंट्रीज की बात करें तो ये बहुत सारे कंट्रीज इसमें है। इसमें से स्पेन जो है, स्पेन को इनवाइट किया गया है एज ए परमानेंट गेस्ट। ठीक है, बट इंडिया कुछ और कंट्रीज को इस बार G20 मीटिंग समिट में बुलाने वाली है। राइट, अब क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है तो इंडिया ये डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है ना, भूटान, ये कुछ छोटे छोटे देश हैं जो इस बार आके पार्टिसिपेट करने वाले हैं G20 समिट में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है G20 का लोगो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये लोगो किसने दिया? ये लोगो दिया इंडिया ने। तो देखो, ये लोगो आपको याद रखना है कि इसमें 4 कलर है। ठीक है, तीन हमारा जो कलर है, तीन वो हमारे फ्लैग से लिया गया, और एक है ब्लू टू शो दी मदर अर्थ। राइट, अगर इसमें देवनागरी में क्या लिखा हुआ है, तो भारत 23 इंडिया और वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है। ये सारा चीज आपको इसलिए जानना है ना, बिकॉज MCQ में ही आपको पूछ सकता है। थीम हमने पहले ही देख लिया, वन वर्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है GST कलेक्शन। तो GST कलेक्शन विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज ऑफ 11% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, पिछले साल अगर हम अक्टूबर की बात करें तो देखो 130 के, और अभी अक्टूबर में 151, नवंबर में 145। लेकिन अगर हम अक्टूबर से नवंबर में की कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम हो गया है। राइट, बट 145 के पिछले साल से तो ज्यादा ही है। सो monthly GST revenue more than 1.14 lakh crore for the 9 straight month in a row। तो देखो, GST एक, जब आप GST को पढ़ते हो आपको ये भी समझना है कि GST लगता किस पे है। GST लगता है कॉस्ट के ऊपर में। अगर कॉस्ट इन्फ्लेटेड है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेटेड कॉस्ट के ऊपर में GST बैठेगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो भी GST को इन्फ्लेट कर देता है। राइट, तो ये भी समझने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे, इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड का एक बुके बना के उसी को ट्रेड करवाया जाता है एक्सचेंज पे। राइट, मतलब बॉन्ड तो एक 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 इसको एक डेरिवेटिव समझ सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करेगा, लेकिन उसको एक्सचेंज में डाल देंगे तो वो बार बार हाथ चेंज होने की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई चेंज होने की वजह से उसका प्राइस चेंज होगा, एंड हेंस इट बिकम्स, इट बिकम्स लाइक एन इक्विटी, बट इट्स नॉट एन इक्विटी, इट्स ए बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड, दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया।
जो कि दिसंबर 2 से सब्सक्रिप्शन शुरू होने वाला है। एडिलवेस म्यूचुअल फंड हाउस इसका मतलब फंड मैनेजर है, जो इस फंड को मैनेज करने वाली है। एंड ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा? ये पैसा विल बी यूटिलाइज्ड फॉर अंडरटेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा अपने पास नहीं रखने वाली है, लेके सीपीएसई को दे देगी। सीपीएसई इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड करेंगे। ठीक है, इसका मेच्योरिटी कब है? अप्रैल 2033, 2033, मतलब आज से 10 साल बाद। ठीक है, अगर हम फंड की बात करें, though the launch of this new series is the fourth tranche, the government proposed to raise an initial amount of rupees 1000 crore with a green show option of 4000 crore। मतलब 1000 करोड़ रुपए का सबसे पहले इनिशियल सब्सक्रिप्शन होगा, और अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो ग्रीन शो ऑप्शन को ग्रीन शो ऑप्शन मतलब क्या है? हम ग्रीन शो ऑप्शन का मतलब सिंपल यही है, ओवर सब्सक्रिप्शन में भी अलॉट कर सकते हैं अप टू 4000 रुपीज, यहाँ पे ऑप्शन रखा गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो हो गया है 55.7। ये डेटा कौन देता है? स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अक्टूबर के मंथ में ये 55.3 था, अब ये 55.7, सो विच शोज द एक्सपेंशन। 50 से ऊपर में तो वैसे एक्सपेंशन दिखाता है, 50 से जो नीचे है अगर नंबर, तो वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। लेकिन अगर आप अक्टूबर से कंपेयर करोगे, जो कि 53.3 था, अब वो 55.3 था, अब वो बढ़ के 55.7 हो गया। तो इसका मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर कैटेगराइज यूसीबीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरबीआई ने एक नई तरह की कैटेगरीज फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो वो कैटेगरी का नाम उन्होंने क्या दिया? फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंकिंग एंटिटीज, FSWM, ये नाम है। दिस नॉर्म्स आर एप्लीकेबल विद इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएटली इफेक्टिव है। तो ये है क्या? देखो, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उनको ये नए कैटेगरी में अगर जाना है तो उनको खुद ही डिसाइड करना है, लेकिन आरबीआई उसके लिए कंडीशन डाल दिया है। तो कंडीशन क्या है? द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो should be at least 1% above the minimum CRAR applicable to an UCB। ठीक है, एक यूसीबी को जितना होता है, अब वो कितना होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उससे 1% ज्यादा होगा इसके लिए। ठीक है, ऑल्सो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एनपीए शुड नॉट बी मोर देन 3%। जो नेट एनपीए है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दे शुड हैव रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द प्रीसीडिंग 4 ईयर। मतलब पिछले 4 साल का बैलेंस शीट में, 3 साल के बैलेंस शीट में, मतलब टोटल 4 साल का बैलेंस शीट देखा जाएगा, उसमें से बेस्ट 3 में नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो एलिजिबल है। Banking regulator has put emphasis on the liquidity status of the bank. The bank should not have defaulted on maintaining CRR and SLR during the preceding year। मतलब पिछले साल CRR और SLR में डिफॉल्ट बैंक ने नहीं किया है। Then the bank should have a sound internal control system with at least 2 professional directors on the board and fully implemented core banking solution। तो अगर ये सारा चीज किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास है, एप्लीकेबल, मतलब उनके बैलेंस शीट के हिसाब से है ना, उनके उनके बोर्ड के हिसाब से ये सारा चीज उनके पास है, तो दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंकिंग एंटिटीज। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है आरबीआई का रिकॉग्नाइज करने का, जिन बैंक्स, छोटे बैंक्स अच्छा काम कर रहे हैं एट पार विद दी कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर इंडियन बैंक। तो देखो, आरबीआई ने ये जो इंडियन बैंक के लिए फ्रेमवर्क दिया, ये इंडिया के डोमेस्टिक बिजनेस के लिए नहीं दिया, वो जो बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं वहां के लिए किया। ठीक है, तो ये देखो, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गिफ्ट सिटी, तो वो भी वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वहां पे भी जो रूल्स है थोड़ा सा अलग होता है, राइट। While these activities may not need prior approval, they are subject to compliance with all applicable laws and regulation and condition stipulated by the RBI, those prescribed by the host regulator। होस्ट रेगुलेटर मतलब मान के चलो इंडिया का कोई बैंक यूके में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यूके का जो रेगुलेटर है बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो कुछ काम ऐसे जो इंडिया में नहीं कर सकते लेकिन वहां वो कर सकते हैं, तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि हाँ जाओ तुम वहां करो, लेकिन
तुम वहां के जो रेगुलेटर है वो जो बोल रहे हैं लॉस और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आप मान लो। ये है नया फ्रेमवर्क फॉर द इंडियन बैंक बाय आरबीआई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, ये कुछ अलग न्यूज है, राइट। जैसे ई रूपी जो कि 1 दिसंबर को पायलट हो गया है, पहले दिन रुपीस 1.71 करोड़ का सीबीडीसी ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। जब ये होलसेल सेगमेंट में हुआ था तब कितना हुआ था? ये हुआ था 275 करोड़, 275 करोड़ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई कंडीशनल अप्रूवल टू कार्लिन एडवेंट स्टेक बाय इन यस बैंक। आरबीआई ने कंडीशनली अप्रूव कर दिया है कि कार्लिन और एडवेंट स्टेक बाय कर सकता है यस बैंक में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कुछ वन लाइनर पे, वो है अग्नि वैरियर। तो अग्नि वैरियर क्या है? ये 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वैरियर, ये बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी, ठीक है, ये कंक्लूड हो गया है। दिव्या काला मेला। तो देखो ये जो दिव्या काला मेला है ये 2 टू 7 सितंबर 2022 में स्वामी विवेकानंद रोड, अब ये रोड का नाम आपको याद नहीं रखना, तो याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ है। मतलब ये न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है, 7 तारीख को ये कंक्लूड हो जाएगा, दिव्या काला मेला। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ पे? इसको वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धानकर, इन्होंने 23rd एडिशन इस फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया है इन नागालैंड। एंड वहां के चीफ मिनिस्टर ने इनको उसको इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोला है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देन स्टेटहुड डे, नागालैंड का स्टेटहुड डे 1 दिसंबर को था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट 50.79% स्टेक एनएमडीसी स्टील प्लांट एंड नागाकर सेल करना चाह रही है, इसके लिए उन्होंने बिड इनवाइट कर दिया है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन था, आगे जब ये हो जाएगा सेल या एग्जीक्यूशन में होगा तब हम जो न्यूज आएगा वो पढ़ लेंगे। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exam that you are preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.